नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। आज से कुछ दशक पहले तक क्लाइमेट चेंज का मुद्दा सिर्फ स्कूली किताबों के एक चैप्टर तक सीमित था, लेकिन अब यह खतरा हकीकत बन चुका है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद सामान्य से ज्यादा बारिश ने डेंजर अलार्म बजा दिया है। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त हर महीने धरती के तापमान में करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो रहा है। गर्म होती धरती का नतीजा ग्लेशियर्स के पिघलने और पहाड़ों के टूटने के रूप में सामने आ रहा है। उत्तर से लेकर पूर्वी भारत में सैलाब से हाहाकार मचा हुआ है। आज मैं इस पर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा, साथ ही करूंगा सियासत की मूसलाधार बौछार की बात। आपको बताऊंगा कि अखिलेश यादव पर सीएम योगी ने क्यों छोड़ा वसूली बाण और इस पर क्या है हिसाब बराबर अटैक। साथ ही बताऊंगा उन्नाव बस हादसे में 18 मौत का कौन जिम्मेदार है, इसके पीछे कौन सी गुनाह चौकड़ी। साथ ही आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार की एक और हैरान करने वाली तस्वीर। उसके बाद पूछा जा रहा है कि जनता के चुने गए मुख्यमंत्री अफसरों के पैर छूने को उतावले क्यों हैं। लेकिन सबसे पहले कुदरत के अलार्म की खबर, जिसने सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि बाढ़ की तबाही हर रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बड़ा हिस्सा आ गया पहाड़ का। उत्तराखंड में बारिश तो हर साल होती है, पहाड़ तो हर साल खिसकते हैं, लेकिन इस बार चमोली से जो वीडियो सामने आया है वो हैरान करने वाला है। पहाड़ी का हिस्सा नीचे गिरा और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धूल का गुबार, मानो ज्वालामुखी फट गई हो। देवमुखी के सीने में कुदरत ने धमाका कर दिया हो। मुझे ऐसा लगता है, आप देख सकते हैं गुंबद यहाँ पे सामने दिख रहा है, कितना डेंजरस लग रहा है। ऐसा लग रहा है बादल है, लेकिन बादल नहीं है। आप ये देख सकते हैं कितना डेंजर, ये पूरी पहाड़ी आ गई नीचे। कहीं ना कहीं जंगल को नुकसान हो गया यहाँ पे। चमोली की इस घटना के 2 वीडियो सामने आए हैं। दोनों ही वीडियो दंग करने वाले हैं। हालांकि इस घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और 25 साल की कृपा रही, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी यहाँ पे अभी। भगवान जी की कृपा से बहुत ही डेंजरस, बहुत खतरनाक। भगवान की कृपा से सब लोग से कोई गाड़ी नहीं रही। उत्तराखंड में जगह जगह कुदरत की तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। आसमान से ली गई ये तस्वीरें खटीमा की हैं। कहीं गांव डूबे हैं तो कहीं सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हो चुकी है। सिर्फ पहाड़ ही नहीं, मैदान में भी हाल बेहाल है। पीलीभीत में कहीं पुल बह गया तो कहीं कमर तक पानी भरा है। सीएम योगी ने पीलीभीत का हवाई निरीक्षण भी किया। ये तस्वीर यूपी के बुलंदशहर की है। बच्चों से भरी स्कूल बस समंदर बन चुकी सड़क पर फंस गई। काफी देर बाद बच्चों को नगर पालिका और पुलिस की टीम ने जेसीबी के जरिए बाहर निकाला। गली में बाइक और कार चलना तो आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी गलियों में नाव चलते देखा है? अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। शाहजहांपुर में बारिश के बाद गलियां पानी से लबालब हो गईं। फंसे हुए लोगों को नाव के जरिए बाहर निकाला गया। घरों में पानी कहां तक भरा होगा, ये वीडियो देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। अब चलिए बलरामपुर। नेपाल से सटे जिलों में हालात कितने खराब हैं, वो आपको यहाँ की तस्वीर देखकर समझ में आ जाएगा। एबीपी न्यूज संवाददाता वीरेश पांडे एसडीआरएफ टीम के साथ उस इलाके में पहुंचे जहां 36 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूबे हैं। पूरा घर डूब गया, सब कोई सामान दिख नहीं रहा है। सब सामान डूब गया भैया। सिर्फ 2 थरिया
एक ठू पतीली एक तावा निकाल पानी। अभी 2 बचा चुके हैं, निकाल चुके हुए हैं। ये तीसरा बच्चा हुआ है जिसे हम अभी घर से निकाल के लाए। अभी और फंसे हैं। एक हफ्ते की बारिश, नेपाल के बैराज से छोड़ा गया पानी बलरामपुर के कई ग्रामीण इलाकों को तबाह कर चुका है। लोग कमर तक डूबे हैं। घरों के भीतर का नजारा स्विमिंग पूल से कम नहीं। बलरामपुर के लगभग 36 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। पानी के बहाव को आप देख सकते हैं। पानी में कितना करंट है, कितनी तेजी है। ये घर पूरी तरीके से डूब चुका है। एसडीआरएफ के जवान घर में पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू और बचाव का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात का निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी ऐसा न हो जो घरों में फंसा रह जाए। उत्तराखंड और यूपी के बाद अब चलिए बिहार। ये मोतिहारी का स्कूल है जो जल समाधि ले चुका है। टीचर्स को वक्त पर स्कूल पहुंचना है, लेकिन जाएंगे कैसे, ये बड़ा सवाल है। बिहार में सिर्फ घर और स्कूल ही नहीं डूबे, भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़े पुल भी बारी बारी से पानी में गोता लगा रहे हैं। ये सहरसा की तस्वीर है। कुछ ही सेकंड में पुल का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। उत्तर भारत में तो हालात फिर भी ठीक हैं। जब आप पूर्वोत्तर के राज्यों में जाएंगे तो बाढ़ का सबसे बड़ा दर्द नजर आएगा। एबीपी न्यूज संवाददाता असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच माजुली में मौजूद हैं। यहाँ के 50 गांव ऐसे हैं जहाँ जाना खतरे से कम नहीं। यहाँ पर जो लोग गांव में फंसे हुए हैं उनकी मदद करने के लिए आसाम की एसडीआरएफ टीम कटिबद्ध है। एसडीआरएफ के जवान ही नहीं बल्कि यहाँ की जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी हैं। असम में बाढ़ से जान गंवाने वालों की संख्या 70 के पार जा चुकी है। कई पुल और बांध ऐसे हैं जो पूरी तरह टूट चुके हैं और जिंदगी के पटरी पर लौटने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड हो या फिर असम हो, हर तरफ बाढ़ का कहर यानी बरसात का कहर भी देखने को मिल रहा है। सियासत में भी इस वक्त मूसलाधार बौछारें देखने को मिल रही हैं। यूपी का पारा कुछ ज्यादा ही गर्म है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले जैसे ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती थी तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल जाती थी। मुख्यमंत्री लखनऊ में 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे जब उन्होंने इस बात को याद दिलवाया। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती है। कुछ लोगों की फितरत होती है हर अच्छे कार्य में रोड़ा अटकाना, अफवाह पैदा करना, गुमराह करना। बात फितरत से शुरू हुई और वसूली तक पहुंच गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझ गए कि तीर किस दिशा में है। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। यूपी में 10 विधानसभा सीटें खाली हैं। इस पर उपचुनाव होना है। इसमें सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बताया जा रहा है। ऐसे में अखिलेश और शिवपाल पर मुख्यमंत्री योगी का सीधा हमला ही सुर्खियों में नहीं है, बल्कि चुनौती देने वाला ये अंदाज भी चर्चा में है। एक प्रक्रिया है, इस 7,720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए और मैं कह सकता हूं एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अध्याचन से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की इस पूरी प्रक्रिया में किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। साथ हमारी तैनाती हो जाए। युवाओं का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि इस युवा के लिए ही सरकार पूरी ताकत लगा रही है। अखिलेश यादव लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार के राज में परीक्षा से लेकर भर्ती तक पाक साफ नहीं, जबकि सीएम योगी का दावा है कि उनकी सरकार ने 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देकर उनका भरोसा जीता है।
जबकि 2017 से पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार को चलाने वालों के लिए भर्ती मतलब वसूली का मौका था। इस आरोप पर समाजवादी पार्टी भड़क गई है। पेपर लीक करवा कर जितने हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों की जिंदगी इन्होंने बर्बाद किया है, इनका कार्यकाल नौकरियों और रोजगार के नाम पर काला अध्याय है उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए। बात इंडिया गठबंधन की साख से जुड़ी है। अखिलेश यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अब कांग्रेस की भी नजर आने वाले विधानसभा उपचुनाव पर है, इसलिए पार्टी के नेता बीजेपी के ताजा हमले पर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर पलटवार कर रहे हैं। यूपी में कुल वोटरों में युवाओं की हिस्सेदारी करीब 20% है। ऐसे में हर दल की नजर अब रोजी रोजगार और नौकरी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा जमी है। देखिए, हमला तीखा था, इसलिए जवाब देने खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगे आए। उन्होंने भी सीएम योगी की तरह नाम नहीं लिया, लेकिन पलटवार का तीर सीधे निशाने पर दाग दिया। कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। ये हर नौकरी में इसलिए घोटाला करते हैं क्योंकि इनके अपने लोग कैसे एडजस्ट हो जाए। उन्नाव में आज की सुबह एक दर्दनाक खबर सामने आई। यह खबर बस हादसे की थी जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। एक्सीडेंट आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ। हादसे की शिकार निजी स्लीपर बस बिहार से दिल्ली जा रही थी, जो रास्ते में एक टैंकर से टकरा गई। भैया पानी तो हमारी लड़कियों सोई थी, सब लोग सोए थे। अचानक आवाज़ आई आंधी तूफान के जैसे, तो फिर जल्दी जल्दी लड़की को उठाए कि उठो भागो भागो। लोग खूब चिल्ला रहा था, उसमें खूब शोर मच रही थी। उन्नाव के आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 18 लोगों की मौत हुई है और तकरीबन 30 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल लाया जा रहा है। कहने के लिए तो यात्रियों को बिहार से दिल्ली लाने के लिए ये एक प्राइवेट बस थी। नाम था नमस्ते बिहार, लेकिन हकीकत में ये वो कबाड़ था जिसे जुगाड़ के जरिए पैसे कमाने का साधन बना लिया गया था। नतीजा 18 बेगुनाहों की मौत और कई घायल। बहुत ज़्यादा हादसे के शिकार हो गए। बहुत लोग घायल हो गए, बहुत लोग जख्मी हो गए, बहुत लोग मर गए। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर टूट गया है, किसी का गर्दन टूट गया है। हादसा तड़के सुबह 5 बजे के करीब हुआ। अधिकतर लोग सो रहे थे और जो बच गया वो मौत का ये मंजर देखकर सहम गया। बस में सवार यात्रियों ने बताया कि हादसा ड्राइवर और कंडक्टर की लापरवाही से हुआ। गोरखपुर और बस्ती के बीच में गुरु नानक ढाबा है, उस पर लोगों ने खाना खाया है। उसके बाद में थोड़ा गाड़ी में इन्होंने गड़बड़ शुरू किया चलाना। अच्छा। तो रात में वहाँ पे कुछ किया हो, ड्रिंक वगैरह या ना किया हो, सो रहे थे सब लोग। नतीजा सामने है। तेज रफ्तार डबल डेकर बस दूध के कंटेनर से टकरा गई। यात्री बताते हैं कि दोनों गाड़ियों के ड्राइवर यात्रियों की जान जोखिम में डालकर रेस लगा रहे थे। होटल से निकलती थोड़ा एक ट्रक वाले थे, ट्रक वाला भी जबरदस्त। तो तुम लोग रुकवाए नहीं गाड़ी? उसको बोला था वो मतलब जो हेल्पर होता है उसको बोला, हमने कहा ये वो ट्रक वाला रफ्तार से चला रहा है, इनको उसकी बराबरी करना क्या मतलब है। जिन 18 लोगों ने हादसे में जान गंवाई उनमें 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। मौके पर पुलिस और राहत बचाव दस्ता पहुंचा तो यात्रियों के शव जमीन पर पड़े थे। कुछ शव बस के भीतर फंसे थे और घायल जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। यह हादसा 18 लोगों की जान तो ले गया, लेकिन प्रशासन को एक सीख भी दे गया, क्योंकि दिल्ली से बिहार जाने वाली ज्यादातर बसें फर्जीवाड़ा करती हुई सड़कों पर दौड़ती हैं। उन्नाव में जो बस हादसे का शिकार हुई वो कागजों में फर्जी पते पर दर्ज है। जांच में ये भी पाया गया कि ना तो बस का परमिट था और ना ही बीमा। कहने को तो ये एक बस हादसा भर है, लेकिन इसके कई पहलू हैं।
हादसे का शिकार हुई बस किस तरह से अवैध ढंग से चलाई जा रही थी, पहले यह जान लीजिए। इस बस का रजिस्ट्रेशन यूपी के महोबा में था, संचालन दिल्ली के पहाड़गंज से हो रहा था। बस के पेपर में दर्ज पता भी फर्जी निकला, ना परमिट थी और ना ही बस का बीमा था। जाहिर है ऐसे में सिर्फ बस माफिया जिम्मेदार नहीं, बल्कि सड़कों पर इन कमियों की जांच करने वाला परिवहन विभाग भी उतना ही जिम्मेदार है। इस हादसे का एक दूसरा पहलू भी है। वक्त उस रेल टिकट नहीं मिल पाने की वजह से भी लोग मजबूरी में अवैध ढंग से चलाई जा रही ऐसी बसों में सवार हो जाते हैं। अगर आप अचानक दिल्ली से पूर्वी यूपी या फिर बिहार जाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत कंफर्म टिकट की होती है। कंफर्म रेल टिकट का मौके पर मिल जाना किसी सौभाग्य से कम नहीं होता। कंफर्म रेल टिकट के लिए वेटिंग लाइन खत्म करने का दावा सालों पुराना है, लेकिन अभी तक ये मुमकिन नहीं हो पाया है। नतीजा, लोग ऐसी बसों में सफर करने को मजबूर हैं जिसमें बस माफिया मोटी टिकट वसूल कर जोखिम भरा सफर करवाते हैं। और उन्नाव में भी यही हुआ। 18 यात्रियों की मौत महज आंकड़ा नहीं, यह परिवहन माफिया को खुली छूट देने का नतीजा है। नियम पालन के लिए होते हैं, लेकिन इस हादसे से साफ है कि 3 राज्यों के परिवहन विभाग के अफसरों ने आंखें मूंद रखी थी। कुल मिलाकर हादसे के गुनहगार 4 किरदार हैं। इसमें 18 मौत की गुनहगार चौकड़ी कहा जा सकता है इसे। सबसे पहले है गुनहगार की अगर हम बात करें तो गुनहगार है परिवहन माफिया। दूसरा सवाल बिहार सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग पर है, जहां से बेधड़क ऐसी बसें दिल्ली के लिए चलती हैं। जिम्मेदारी यूपी सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग की भी है। आखिर ऐसी बसें यूपी से गुजरती हैं तो परिवहन विभाग क्यों नींद में रहता है? और जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग की भी है। बिहार सरकार का पथ परिवहन निगम दिल्ली तक के लिए गिनती की बसें चलाता है, जो जरूरत के लिहाज से ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। इसका फायदा बस माफिया उठाते हैं। वो किस तरह लोगों को मौत के मुंह में झोंक रहे हैं, अब ये जान लीजिए। दिल्ली बिहार के बीच प्राइवेट बसों का बड़ा कारोबार है। कबाड़ बसों की मरम्मत करके सड़कों पर इनको उतारा जाता है। इन बसों के नाम परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होता है। 15-16 घंटे लंबे रूट के लिए सिर्फ एक ड्राइवर होता है। ट्रेन के टिकट की कालाबाजारी से परेशानी बढ़ी। त्योहारों के सीजन में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। ट्रेन में तत्काल टिकट मिलने के चांस बहुत कम होते हैं। टिकट बुकिंग शुरू होते ही सीटें फुल हो जाती हैं। इसी वजह से यात्री जोखिम भरे सफर को मजबूर है। बात मुंबई की करते हैं। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन मामले में आज आरोपी मिहिर शाह को कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब 16 जुलाई तक आरोपी से पूछताछ होगी। इस बीच मुंबई में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। बीएमसी ने उस पब पर बुलडोजर चला दिया, जहां से निकलने के कुछ देर बाद मिहिर शाह पर हादसे को अंजाम देने का आरोप है। मामले पर सियासत गर्म है। शिवसेना यूबीटी ने मांग की है कि शिंदे सरकार अब आरोपी के घर पर भी बुलडोजर चलाए। एक्शन लेना और एक्शन लेते हुए दिखाना क्या होता है, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। मुंबई के वर्ली का हिट एंड रन केस जब देश भर में सुर्खियां बन गया तो उस पब पर बीएमसी ने बुलडोजर चलवा दिया, जहां आरोपी मिहिर शाह ने ड्रिंक ली थी। बीएमसी की तरफ से तोड़क कार्रवाई एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। ये वही वाइज ग्लोबल तपस बार है जिस पर बीएमसी हथौड़ा चला रही है। वर्ली हिट एंड रन मामले में मिहिर शाह शनिवार को इसी बार में पहुंचा था। बीएमसी के जो कर्मी हैं वो अंदर भी मौजूद हैं और उनकी तरफ से जो पूरा ढांचा है उसको यहाँ से हटाया जा रहा है। 24 साल के मिहिर शाह ने अपने BMW कार से 45 साल की कावेरी नखवा नाम की महिला को कुचल दिया था। हादसे में कावेरी की मौत हो गई। इसके बाद मिहिर फरार हो गया। 60 घंटे के बाद पुलिस उसे पकड़ पाई थी। बुधवार को मुंबई पुलिस ने आरोपी मिहिर शाह को कोर्ट में पेश किया और कस्टडी मांगी। शिवड़ी कोर्ट ने आरोपी मिहिर को 16 जुलाई तक की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इस बीच शिवसेना ने वर्ली हिट एंड रन मामले को लेकर आरोपी मिहिर शाह के पिता राजेश शाह को पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया। हालांकि राजेश को पार्टी से निकाला नहीं गया है। अब शिवसेना यूबीटी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रही है। पीड़ित परिवार से शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने मुलाकात की। उन्होंने कावेरी नखवा के पति प्रदीप नखवा को सांत्वना दी और मदद का यकीन दिलाया।
यही अपेक्षा करते हैं कि न्याय मिलेगा। उनके घर पे भी बुलडोजर चलेगा, जो बुलडोजर जस्टिस देना चाहते हैं। कोई भी हो, कानून के सामने सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और हिट एंड रन में जो दोषी है, जो गुनाहगार है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। हद तो यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद मुख्यमंत्री को अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मुंबई में देर रात तक चलने वाले पब और बार में ड्रग्स का काम होता है। ठीक उसी तरह जैसे बीएमसी को एक्शन वाले पब में हादसे के बाद अवैध निर्माण दिखा। जो बार हैं, जो देर रात तक चलते हैं, पब है, वहाँ पर और अनैतिक जो कुछ ड्रग्स है, ये सब बेचने वाले जो है, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने का आदेश मैंने दिया हुआ है। अब सबकी निगाहें मुंबई पुलिस पर है, जो 16 जुलाई तक आरोपी मिहिर से इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेगी। हिट एंड रन के बाद कितने लोगों ने मदद की, छिपने के लिए किस किस ने मदद की, कार चलाने का लाइसेंस है या नहीं। बात बिहार की करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल के दिनों में कई बार पैर छूने को लेकर चर्चा में रहे हैं। कहने को तो पैर छूना सामान्य शिष्टाचार है, लेकिन मामला ऐसा नहीं दिखता। ताजा मामला एक पुल बनाने में देरी का है। इस पर नीतीश ने जिम्मेदार अफसर से पैर छूने आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। हालांकि वो बाद में रुक गए, लेकिन पूछा जा रहा है कि क्या जनता के चुने हुए सीएम का काम अफसरों के पैर छूना रह गया है। मंच पर सीएम नीतीश कुमार, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के साथ सांसद रविशंकर प्रसाद खड़े हैं। मौका था गंगा पथ के गाय घाट से कंगन घाट वाले हिस्से के उद्घाटन का, लेकिन बातें करते सीएम नीतीश कुमार एक इंजीनियर के हाथ पैर जोड़ने की बात कहने लगे। नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे थे और अचानक इंजीनियर को हाथ जोड़ते हुए खड़े हो गए। पहले मीडिया के कैमरों की तरफ देखा और फिर इंजीनियर की तरफ पैर छूने के लिए बढ़ गए। हालांकि उन्हें रोड कंस्ट्रक्शन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने रोक लिया। दरअसल उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाला एक पुल काफी समय से लटका हुआ है। इसे पूरा करने के लिए फरवरी तक का वक्त दिया गया था, लेकिन काम हो नहीं पाया। इस बीच इंजीनियर से मुख्यमंत्री का सामना हुआ तो हालात कुछ ऐसे बन गए। सीएम एक बार फिर मीडिया के कैमरों की तरफ देखते और फिर इंजीनियर को अपने पास बुलाते। बाद में इंजीनियर नीतीश कुमार के पास पहुंचा और नवंबर से पहले पुल बनाने की गारंटी दी।